यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिराव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, सब्जी फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है और झारखंड के प्राय सभी किसान सब्जी फसलों की खेती अवश्य करते हैं। तो आइए आज हम आपको सब्जी फसलों की वैज्ञानिक ढंग से खेती और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के उद्यान विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार किसान भाइयों, जोहार। डॉक्टर साहब जी, जाड़े का मौसम आने वाला है जी, और हमारे झारखंड के सभी किसान भाइयों के खेतों में आप तरह तरह की सब्जियां की खेती देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे जी, अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ सब्जी और फल एक ही तरह के होते हैं, तो आप ये बताइए कि सब्जी और फल में क्या अंतर है? वाह किसान भाइयों, किशन जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है कि शिमला मिर्च या फिर आप मटर छीमी या सेम, ये भी तो फल ही है, उसके अंदर बीज हैं। तो वो सब्जी, टमाटर भी है, तो सब्जी क्यों और आम जामुन लीची फल क्यों? तो सामान्य तौर पे किसान भाइयों, जो सब्जी सामान्य तौर पे हम पका के खाते हैं। आप देखे होंगे, सब्जी हम तोड़ते हैं और पका के खाते हैं, और फल जो है पेड़ में ही पक जाता है। उसको कुछ हमको रसोई में गरम करना और बॉयल करना ये सब ज़रूरी नहीं है, वो डायरेक्ट हम खाते हैं। जैसे आम पक गया तो आम जस्ट हम सीधा खा लेते हैं या चटनी सीधा खा लेते हैं, लेकिन सब्जी को हम पका के खाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सामान्य तौर पे फल जो है हम पके हुए फॉर्म में तोड़ते हैं, और सब्जी को जितना खींचा रहेगा, जितना बच्चा रहेगा, जितना कच्चा रहेगा, उतना ही ऐसा ही तोड़ेंगे। इसलिए सब्जी को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, वो सब्जी है। और जो डायरेक्ट यूज करते हैं, पेड़ से तोड़ करके हम सीधा खा लेते हैं, वो फल है। जी, ये रहा अंतर। सब्जी और फल में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपने बड़ा अच्छा जानकारी दिया। जी, और बल्कि फल जो है पेरेनियल भी होता है, बहुत सालों तक जो चलता है, वो भी फल है जो इसका पेड़ होता है। और सब्जी सामान्य तौर पे एनुअल या बायनियल, मतलब 1 साल में ख़त्म हो जाएगा या 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे मुनगा हुआ या कटहल हुआ, इस तरह का। एक बात डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि फल को पेड़ में पका करके या फिर कच्चा तोड़ करके उसके पका कर हम लोग खाते हैं, पका के खाते हैं। लेकिन सब्जी को हम लोग आग में उबाल के या प्रोसेस करके सब्जी बना करके पका करके, वो दूसरा वो पकाना, वो राइपनिंग नहीं, यहाँ कुकिंग है, वहाँ राइपनिंग है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जी, तो डॉक्टर साहब, अभी जाड़ा का मौसम शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है करीब करीब। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब का जो मौसम शुरू हो रहा है या होने वाला है जी, इस समय हमारे झारखंड के किसान भाई कौन कौन सी सब्जी फसलों की खेती कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों। आप अभी महत्वपूर्ण समय है, अभी रबी फसल में ही मुख्य रूप से सब्जियां ज़्यादा आती हैं, तो अभी महत्वपूर्ण समय चल रहा है। कुछ तो सब्जी आप लगा दिए होंगे, हो सकता है आप पालक साग लगा दिए हों, लेकिन अभी भी या फूल गोभी भी लगा दिए हों, हो सकता है। लेकिन अभी भी जो सब्जियां लग सकती हैं वो मटर है, फ्रेंच बीन है, मूली है, गाजर लगा सकते हैं आप, पालक साग लगा सकते हैं,
गोभी वर्गीय फसल लगा सकते हैं, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह लगा सकते हैं। इसका ध्यान रखना है कि जो आगात किस्में हैं वो अभी न लगे, आगात किस्में लग गई हैं तो ये मध्य जो किस्में हैं वो लगेंगी या बाद में पिछात किस्में लगेंगी। तो आगात किस्में आपके खेत में होंगी तो वो भी, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी जो लगाने जा रहे हैं आप, वो बेसिकली फूल गोभी का पिछात किस्म होगा और पत्ता गोभी का जी कुछ लग गए हैं। और अभी जो मटर, फ्रसबीन, गाजर या फिर हम बात कर रहे हैं पालक साग या पत्ता गोभी वगैरह, पालक साग, फूल गोभी पिछात और पत्ता गोभी पिछात, और इससे पहले सामान्य तौर पे आप लगा सकते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी, सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फसल की अच्छी उपज लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए जी, खेत की तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि सब्जी फसल की जो हम लोग खेत में बुआई करते हैं, बीज लगाते हैं, उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए? बहुत अच्छा। किसान भाइयों, जब फसल उगाएंगे कहाँ, खेत में ही तो, और खेत में मतलब मिट्टी में ही, मिट्टी की उर्वरा शक्ति पे ध्यान रखना होगा, मिट्टी की जल संचयन शक्ति पे ध्यान रखना होगा, ठीक से कोड़ाई वगैरह का ध्यान रखना होगा। तो अच्छा सामयिक प्रश्न है। किसी भी सब्जी की खेती करने के लिए सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि खेत की 3 गहरी जुताई हो जाए। उसके बाद अंतिम जुताई जो होगी उसमें जो कंपोस्ट जो गोबर की सड़ी हुई खाद, या अगर आप केचुआ खाद दे रहे हो तो गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दें। और जो आपका फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस में सिंगल सुपर फॉस्फेट सामान्य तौर पे आप यूज़ करते हैं, और पोटास खाद का यूज़ करते हैं जिसको म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं या लाल खाद बोलते हैं। उसका पूरा डोज जो है वो अंतिम जुताई के समय गोबर के खाद के साथ दे दें जी, और पट्टा चला दें जी। उससे पहले, फाइनली देने से पहले आप तो तैयारी कर चुके हैं 3 गहरी जुताई के बाद। तो जो चैनल, जो पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर पानी निकल जाए, बहुत कम पानी हो तो पानी जो हम सिंचाई के रूप में दें वो पानी खेत से बाहर न चला जाए। तो पानी ज़्यादा हो तो निकलने की जगह होनी चाहिए, और कम हो तो वहीं रहने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए खेत की तैयारी ऐसे करते हैं कि फालतू पानी बह जाए, ज़रूरत वाला पानी न बहे। तो इसकी तैयारी करके, मतलब सिंचाई का साधन और चैनल, करहा जिसको बोलते हैं, चैनल बना देना है। सिंचाई प्रबंधन 3 गहरी जुताई कर देनी है, 3 गहरी जुताई कर देनी है, और खाद पोटास और म्यूरेट पोटास, लाल खाद और फास्फोरस वाला खाद वो एक ही बार दे देना, और गोबर खाद एक ही बार दे देना है। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो हम बार बार कहते हैं किसान भाइयों को कि आप मिट्टी जांच करा लें। करा ली हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कराए हैं तो पलामू गढ़वा की मिट्टी को छोड़ करके इधर रांची, लोहरदगा, इस संथाल परगना वगैरह जो टाड़ की ज़मीन है, ऊपरी जो ज़मीन है, उसमें कुछ अम्लीय मिट्टी होती है उसमें। तो टाड़ अम्लीय मिट्टी है, लाल रंग की दिखेगी, तो लाल रंग की जैसे दिख रही है आपको तो चूना का भी प्रयोग जरूर करें। डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी, झारखंड के 24 ज़िलों में जी, यदि आप अलग अलग ज़िलों में जाएं, जी, वहाँ के खेतों की मिट्टी की जांच करें, तो आप देखेंगे कि हर जगह की मिट्टी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है, थोड़ा अंतर होता है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं जी। और किसी भी फसल का उत्पादन बहुत हद तक मिट्टी की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल, ये भी अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीज का उत्तम, अच्छी क्वालिटी का होना, बीजोपचारित होना, ये बहुत जरूरी मायने रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि बीजोपचार करना क्यों जरूरी है? हाँ, बहुत अच्छा। किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छी फसल हो, अच्छी उपज हो और हमारी आमदनी अच्छी हो। तो इसके लिए आपको रोग मुक्त फसल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि किस्म अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ आप लगा रहे हैं वो उसकी वैरायटी अच्छी होगी, किस्म अच्छी होगी, तो जैसा माँ पिताजी वैसा ही तो बच्चा ना। इसलिए उन्नत किस्म का बीज लेंगे तो हमको उपज अच्छी होगी। दूसरी बात कि जो भी हम लगाए हैं वो ठीक से रहे, ज़्यादा फले फूले, उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहे, अच्छी रहे, रोग मुक्त रहे, कीड़ा मुक्त रहे, इसके लिए प्रबंधन। तो तुरंत बात आ गई। अब वो रोग जो लगता है वो कैसे लगता है? 3 तरह के रोग लगने के साधन हो सकते हैं। एक मिट्टी,
दूसरा खुद पौधा, तीसरा हवा पानी। हवा पानी में कीड़े मकोड़े वगैरह भी आ गए। तो मिट्टी में भी रोगजनक जीव होते हैं, पौधे में भी रोगजनक जीव हो सकते हैं। जैसे फ्यूजेरियम विल्ट, अब खड़ा पौधा सूख जाता है, जैसे अरहर का पौधा सूख जाता है खड़ा, मिर्च का पौधा खड़े सूख जाता है। तो वो सब बीमारी ना हो, इसके लिए हम बीज का उपचार करते हैं, जो आपने कहा जी। अब बीज का उपचार के लिए हम सामान्य तौर पे ये कहते हैं कि 1 किलोग्राम अगर बीज है तो उसमें 2 से 2.5 ग्राम वो कैप्तान या थीरम या बेविस्टिन का उपयोग करते हैं और उसको ठीक से मिला लेते हैं, हल्का पानी दे करके ठीक से उसको मिला लेते हैं ताकि चिपक जाए, छाया में सुखा लेते हैं। उसके बाद फिर हम बीज की ये करते हैं, बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं, जैसी ज़रूरत हो। तो इससे फंगस वाली और बैक्टीरिया वाली चीज़ें नहीं लगेंगी, रोग नहीं लगेंगे। बिल्कुल, अब तो हर किसान को समझना चाहिए जी कि किसी भी तरह की आप खेती करें जी, बीज उपचार जरूरी है। हाँ, बीज उपचार। यदि आप बीज उपचार नहीं करते हैं और उसमें किसी प्रकार का कीट लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है, जी, तो आप इतना जो मेहनत करते हैं वो सब बेकार हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा और मेहनत करके आप बीज उपचार जरूर करें। जी। डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी, अब आप जब सब्जी की बात चल रही है तो नर्सरी सब्जी हेतु कैसे तैयार किया जाए, इसके बारे में बताइए। किसान भाइयों, हम लोग बीज की बात की है। अब कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो डायरेक्ट माने हम लोग बीज की बुआई कर देते हैं, जैसे मटर हुआ। मटर को रोपते नहीं हैं, बोते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ मिर्च लीजिए, टमाटर लीजिए, बैगन लीजिए, इसका गाछी तैयार करते हैं और इसको फिर लगाते हैं। तो गाछी कहाँ तैयार करते हैं? नर्सरी में, जो किशन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो नर्सरी में आपको गाछी तैयार करना है, इसके लिए बीज का उपचारित करना जरूरी है। दूसरी बात कि नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सघन रूप से आपका फसल का बच्चा उग रहा है और यही बच्चा जा कर के आप प्रॉपर डिस्टेंस पे वो समान मतलब अनुशंसित दूरी पे लगेगा और वही फल देगा। तो ये बच्चा अगर स्वस्थ होगा तो हमारा पौधा भी स्वस्थ होगा। तो इसकी विशेष देखरेख करते हैं। इसके लिए नर्सरी स्थल का चुनाव करते हैं। तो नर्सरी स्थल का चुनाव पे करते समय ये ध्यान रखते हैं कि उसमें गाय वगैरह या जानवर वगैरह का प्रकोप थोड़ा कम हो, कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम हो, सिंचाई के लिए जल तुरंत वहीं पे उपलब्ध हो, खाद पानी ठीक हो, मिट्टी की उर्वरा शक्ति वगैरह ठीक हो, मिट्टी का प्रकार सही हो, ये सब विशेष ध्यान रखते हैं और वहाँ पे हम नर्सरी उगाते हैं। सामान्य तौर पे अगर आपको 1 एकड़ में अगर सब्जी की खेती करनी है, रोपने वाली सब्जी की खेती करनी है, तो 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो सामान्य तौर पर 10 डिसमिल आपको नर्सरी के लिए ज़रूरी होगा। तो 10 डिसमिल को ठीक से मिट्टी का भी उपचारित बल्कि होता है, गोबर की सड़ी हुई खाद वगैरह दे करके, रासायनिक खाद वगैरह भी दे करके अनुशंसित मात्रा में दे करके हम उसको ठीक से नर्सरी स्थल का चुनाव करते हैं और वहाँ पे नर्सरी का मतलब बिछड़ों का उत्पादन करते हैं और वही बिछड़ा जा करके प्रॉपर डिस्टेंस पे रोपाई करते हैं खेतों में। ये हो गई सब्जी की नर्सरी के बारे में और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जी, उसके बारे में आपने जानकारी दिया। जी डॉक्टर साहब, करीब करीब जाड़ा का मौसम शुरू हो चुका है और जाड़े के मौसम में कहा जाता है कि बिल्कुल ये सब्जी का मौसम होता है जी। हर तरफ हरी हरी सब्जियां नज़र आती हैं, चाहे वो खेत में चले जाइए, खेत से तोड़ने के बाद वो जब वो बाज़ार में आता है, माने अनेकों प्रकार की सब्जियां जी, माने ऐसा लगता है कि कौन सी सब्जियां को लें, खरीदें, कौन सी छोड़ें। बिल्कुल सब्जियों का बहार आ जाता है और ये जाड़ा का मौसम ही ऐसा होता है कि हर प्रकार की सब्जियां, और खासकर रांची झारखंड में तो झारखंड में तो जो झारखंड तो हमारा सब्जी का राजा ही है जी। और यहाँ की जो सब्जियां हैं, जो देश के और हमारे राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं, हाँ, वहाँ भी करीब करीब सभी जगह यहाँ की सब्जियां जाती हैं और लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं जी। और पूछते हैं झारखंड के किस क्षेत्र की है, कैसी। तो ये यहाँ के सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में सबको पता है जी। डॉक्टर साहब, पौधरोपण के लिए जब नर्सरी से पौधा जब रोपण करते हैं, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, अब नर्सरी में आपका स्वस्थ पौधा तैयार है जी। अब आपको खेत पे रोपना है, प्रॉपर दूरी पे खेत पे रोपना है।
तो जो जिसकी दूरी ज़्यादा होगी, जैसे मान लीजिए लौकी हुआ, नेनुआ हुआ या झींगी हुआ, इस तरह की चीज़ें जिसकी दूरी ज़्यादा होगी, जो लत्तर वाली सब्जियां होगी, उसकी स्वाभाविक रूप से दूरी ज़्यादा होगी। दूरी ज़्यादा होगी तो बीच में हम क्यों खाद को बर्बाद करेंगे, थाला में ही खाद दे दें जी। तो जो जिसकी दूरी ज़्यादा होती है उसको थाला में ही हम खाद या जो चूना देना है या नीम की खल्ली वगैरह देनी है वो हम वहाँ पे देते हैं, और थाला थाला के हिसाब से रोपाई करते हैं। और बीच का जो बाकी का इस जगह है वो हमको वो लतर फैलने के लिए हम छोड़ देते हैं या झांकी दे देते हैं, ताकि वो झांकी पे फैले और वो फल दे जी। फल के लिए सही, फल फूल के लिए सही जगह, हवा, धूप उसको मिले तो ये स्वस्थ होगा जी। अब पहली बात तो ये कि आपको खाद जो देना है, अगर वो दूरी ज़्यादा है तो जैसे पेड़ लगा रहे हो, तो पेड़ लगा रहे हैं तो जहाँ पे गड्ढा किए वहीं कर दें, हम इसके बीच में क्यों खाद का बर्बादी करें। सही बात है। फिर गड्ढा करें, जैसे मान लीजिए आप मुनगा की सब्जी की बात कर रहे हो, तो मुनगा तो दूर दूर लगेगा, कम से कम 5-5 मीटर पे लगेगा, तो 5 मीटर बीच में हम क्यों खाद बर्बाद करें। तो उसका ध्यान रखना कि दूरी ज़्यादा हो तो थाला के हिसाब से दे या गड्ढा के हिसाब से दे। अगर नज़दीक हो, जैसे बैगन हुआ, टमाटर हुआ, या मिर्च हुआ, या फूल गोभी, पत्ता गोभी वर्गीय फसल हुई, तो उसमें हम खेत में पूरी तरह से खाद का प्रयोग कर देते हैं। और उसमें हल्का गड्ढा करके रोपते समय ध्यान रखते हैं कि दोपहर ना हो। अब हम जड़ तो निकल गया ना, हम गाछी लाए हैं और जड़ निकल गया, अब उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो ज़्यादा गर्मी होगी तो उसका जड़ जो है एक्सपोज होगा, उसमें धूप नहीं लगनी चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा। अगर वो लग रहा है तो उसके लिए घाटा है, या कभी कभी जड़ थोड़े टूट भी जाते हैं निकालने में, तो नहीं टूटे और वो ठीक से रोपाई करते हैं। तो सामान्य तौर पे शाम में रोपाई करते हैं ताकि रात भर उसको ठंडक मिलती है। और रोपाई करने के बाद सिंचाई ज़रूर करनी है, तो सिंचाई कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं। एक और मौका है किशन जी, किसान भाइयों को, अगर बीज का उपचार नहीं किए हैं वो, तो यहाँ पे फिर सीडलिंग का उपचार करें, जो गाछी है वो उसका उपचार करें। फिर वही हम बोलेंगे कि लगभग 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम बाइवेस्टिन या कप्तान या थीरम 1 लीटर पानी में लेकर के गाछी को 10 मिनट तक डुबाए रखें। उस जड़ को 10 मिनट तक खड़ा करके बंडल बना करके डुबा देते हैं, और उसके बाद ले जा करके रोपाई करते हैं। तो अगर बीज का उपचारण हुआ है और इसका भी उपचारण हुआ है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो उससे लगने वाली जो बीमारी है नहीं होगी। अगर बीज का उपचारित करना भूल गए या छूट गया है, या किसान भाई अभी हमारी चर्चा से पहले ही लगा दिए हैं, गाछी तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सीडलिंग का भी ट्रीटमेंट कर लें, मतलब गाछी का भी उपचार कर लें, तो फिर उसकी संभावना कम हो जाएगी, रोग लगने की संभावना कम हो जाएगी। डॉक्टर तिवारी साहब जी, अभी आपने जो नर्सरी में पौधा तैयार किया गया उसका पौधारोपण किस प्रकार किया जाए इसके बारे में बताया। अब थोड़ा और विस्तार से जानकारी करवा दें कि खाद का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए खाद डालना बहुत ज़रूरी है जी। तो खाद कैसे डालना चाहिए और कब कब डालना चाहिए? हाँ किसान भाई, आपको फिर हम बोलेंगे कि हमको ये देखना होगा कि मिट्टी में भूख कितनी है, मतलब क्या चीज़ की कमी है। जो चीज़ की कमी है वो चीज़ की पूर्ति करें। जिस चीज़ की कमी नहीं है वो अंदाज लगा करके देंगे तो हमारा जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा, और उसको मिट्टी को ज़रूरत भी नहीं है पौधा को सप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मिट्टी की जांच करा लें। अगर मिट्टी की जांच नहीं कराए हों तो अभी भी हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, या फिर आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है, या ब्लॉक में जाकर के मिट्टी का नमूना दे दें और वहाँ पे जांच हो जाएगी। बाई द वे नहीं करा पाए हैं और फसल आपका लगाने के लिए तैयार है या फसल लग चुका है, उस स्थिति में सामान्य तौर पे खाद का उपयोग कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जैसा कि किशन जी ने कहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैं बताया कि पोटास खाद होता है, मुख्य रूप से तीन चीज़ें की ज़रूरत होती है मिट्टी को ज़्यादा मात्रा में। नाइट्रोजन मतलब यूरिया के रूप में देते हैं, फॉस्फोरस मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह के रूप में देते हैं, और पोटास। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कभी कभी डीएपी में दे देते हैं। जब सिंगल सुपर फॉस्फेट मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, मतलब उसमें नाइट्रोजन भी है फॉस्फोरस भी है, तो वो दे देते हैं। और लाल खाद देते हैं जिसको म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं। तो म्यूरेट ऑफ पोटास लाल खाद
और फास्फोरस वाला खाद जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसको एक साथ दे देते हैं सामान्य तौर पे। जो गहरी जुताई करके पट्टा चला रहे थे और जो गोबर की सड़ी हुई खाद दे रहे थे उस समय हम दे देते हैं। और यूरिया जो है जो नाइट्रोजन का पोषक है, तो यूरिया जो है वो स्प्लिट डोजेज में देते हैं। तो पहली बार अगर आप यूरिया नहीं भी दे रहे हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब करीब 27 दिन हो जाए तो आप यूरिया का पहला डोज दे सकते हैं। वैसे जो भी यूरिया देना है आपको उसका 3 भाग में बांटते हैं। तो रोपाई के समय एक भाग, दूसरा भाग करीब खरपतवार जब हो जाता है करीब 1 महीना के बाद, तो उस समय देते हैं जब जड़ बिल्कुल मिट्टी में स्थिर हो जाता है, बिल्कुल पकड़ लेता है, तो उस समय देते हैं घास वगैरह निकाल करके। और एक बार फ्लावरिंग से पहले, फूल निकलने से पहले फिर वो जो बाकी की मात्रा है वो देते हैं। वो 2 निकाई गुड़ाई के समय हम यूरिया देते हैं और फास्फोरस और पोटास एक साथ देते हैं, बेसल डोज उसको बोलते हैं। डॉक्टर साहब, कई किसानों के खेतों में जाकर देखने का मौका मिला जी। जब हम लत्तरदार सब्जी की बात करते हैं तो ये देखा जाता है जैसे कोहड़ा, कद्दू, झींगी, नेनुआ जी। बहुत किसान लोगों को देखे कि वो जो खेत है उसी में वो जमीन पर ही उसका लतर फैलने देते हैं जी। लेकिन जो जागरूक किसान होते हैं, जानकार हैं जी, वो झांकी या उसको मचान बोलते हैं जी, बहुत सुंदर तरीके से हमने देखा बनाया हुआ था जी, जिस पर वो कोहड़ा का, कद्दू का, झींगी का, नेनुआ का, चाहे जो भी लत्तरदार सब्जियां जी, हाँ, करेला उस पर करेला वगैरह जी बहुत अच्छे तरीके से फैलती हैं और इसमें सब्जी का बर्बाद होना भी कम होता है। जैसे जमीन में पड़े पड़े सड़ जाता है, कीड़ा लग जाता है जी। तो आप ये बताइए कि लत्तेदार सब्जियों में झांकी लगाना क्यों जरूरी है? हाँ, किशन जी आपने लगभग आधा उत्तर दे दिया इसका। वो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका लत्तरदार जो आपकी सब्जी है, वो लत्तरदार का मतलब हुआ कि वो पूरा फैलेगी। तो फैलेगी तो उसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए और उसको रुकावट कम से कम चाहिए। तो ज़्यादा जगह और रुकावट ना हो इसके लिए झांकी देते हैं कि हवा में वो फैलता रहे। और वो झांकी का डंडी वगैरह से या रस्सी देते हैं या फिर प्लास्टिक से रस्सी का मेश जाली बना करके लगाते हैं, तो उसको चढ़ने में आसानी होती है। दूसरी बात है कि जो फूल से ही तो फल बनेगा ना, तो फूल में जो क्रियाएं होती है, पर परागण की या स्वपरागण की क्रियाएं होती है जिससे वो फल बनता है या बीज बनता है, तो वो उस और आसान हो जाता है। वो तीसरी बात हुई कि मिट्टी भी तो एक रोग का संवाहक है ना, रोग जनक जीवों का संवाहक है। तो मिट्टी में भी कीड़े मकोड़े होंगे या बैक्टीरिया, फंगस वगैरह होंगे, तो मिट्टी से सटा रहेगा तो वो फल में भी रोग लगेगा, तो वो उसकी संभावना कम हो जाती है। जब ऊपर रहेगा तो मिट्टी से नहीं जुड़ा सटा रहेगा और संभावना कम हो जाएगी। और किसान भाइयों, जो आपका रंग होता है, देखिएगा जो मिट्टी में जो फल का भाग, जैसे लौकी का भाग जो सटा हुआ रहेगा वो उजला जैसा रहेगा और बाकी का हरा जैसा रहेगा, तो उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। या कोहड़ा का ही लीजिए तो मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन अगर वो रहेगा तो समान रूप से हरा रहेगा बिल्कुल, या जो ओरिजिनल कलर है वही कलर में रहेगा, ओरिजिनल शेप में रहेगा, उसका आकार सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कीड़ा और बीमारी से रोग मुक्त रहेगा, कीड़ा मुक्त रहेगा और उपज भी ज़्यादा होगी, इसलिए कि स्वपरागण और परपरागण की क्रियाएं ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए ये अनुकूल है। जी, अनुकूल है। दूसरी तरफ धूप भी चाहिए ना उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो धूप भी अधिक मिल रही है, हवा भी अधिक मिल रही है, तो इसलिए वो फलन भी अच्छा होगा और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, ये सुनिश्चित हो जाता है झांकी देने से। कि बांस को जमीन में गाड़ के और उसमें तार का जाली बना करके बहुत अच्छे ढंग से, जी, ये एक ठो जागरूकता का निशानी और नीचे से झांकी के तो बहुत खूबसूरत लगेगा, वो लटका हुआ लटका हुआ देख रहे हैं आपकी फल लगा हुआ है, लटका हुआ है, कद्दू लटका हुआ है, इस तरह से ये फल भी उसमें ताजा और मजबूत होगा, स्वस्थ होगा जी। और जमीन में पड़े रहने से उसमें बहुत तरह की बीमारियां, रोग लग सकते हैं जी, सड़ सकता है, सबसे बड़ी बात ये है जी। डॉक्टर साहब, झारखंड में खरपतवार एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जी। अब जब सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, उसमें आप खेत की जुताई किया, हल चलाया, खाद डाला, सिंचाई किया, उसके बाद इतना मेहनत करने के बाद उसमें यदि खरपतवार निकल जाए, खा गया दूसरा कोई तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए
क्या उपाय करना? बहुत बढ़िया। हम जो खाद दिए थे मुख्य फसल के लिए दिए थे, करेला, कद्दू या फ्रेंच बीन या मटर के लिए दिए थे, लेकिन जगह जो प्रॉपर डिस्टेंस दिए थे वो इसके लिए कि जगह का उपयोग करे, उसकी जो पोषक तत्व हैं उसको मिले। लेकिन दूसरा उग गया, एक के बदले 5, 7, 10 उग गया और वो पूरा खा गया। तो खरपतवार का किसान भाइयों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम पहले तो अभी तक तो हम रसायन का उपयोग करते आए थे, अब हम कहते हैं कि नहीं किसान भाइयों, रासायनिक चीज़ों का उपयोग कम करिए। जो हम स्प्रे कर देते हैं और वो घास मर जाता है तो वो रसायन है, अगर वो घास मार सकता है तो हमारा पौधा, अगर घास के लिए जहर है तो हमारा पौधा जो अच्छा है फल वाला तो फल में भी जहर आएगा, मिट्टी भी जो है वो मतलब अडल्ट्रेशन आएगी, उसकी मिट्टी भी दूषित होगी। तो इसलिए अब हम कहते हैं कि आप कोशिश करिए कि जिस समय निकल रहा हो उसी समय हाथ से, या आजकल बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे औजार आ गए हैं जो महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए भी आसानी होगी, तो उससे निकालें खरपतवार को। दूसरी चीज़ है कि जो खरपतवार का सबसे बड़ा जो लॉस है ये है, जो इसको हम लोग चर्चा अभी नहीं किए हैं, ये है कि खरपतवार जो है ना वो कीड़े मकोड़े का या रोग के लिए घर है। तो वो उन लोगों के घर प्रदान करता है और वो घर से निकलता है, खाता है और आराम से वो पूरा फैल जाता है। तो खरपतवार से रोग भी कम लगते हैं, कीड़े भी कम लगते हैं। तो जैसे खरपतवार शुरू हो रहा हो, आप 2 या 3 निकौनी तो आपको सब्जी फसल में कर देनी चाहिए। और अच्छा औजार देख लीजिए, आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी आ सकते हैं। इवन हंसुआ भी हमारा जो है वो भी ऐसा है कि आपको मिट्टी में नहीं रगड़ाएगा हाथ, थोड़ा हैंडल उठा हुआ है और आप आराम से काट सकते हैं। पर्पस से ही बना हुआ है। जी। तो ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे औजार आ गए हैं जो खरपतवार निकालने के लिए उपयुक्त हैं। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि सब्जी फसलों की वैज्ञानिक ढंग से खेती और उससे अधिक उत्पादन और उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को बहुत ही सुंदर तरीके से, बढ़िया तरीके से इसके बारे में जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जी धन्यवाद। जोहार।